नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आकर्षक और रहस्यमयी विषय को डिकोड करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी हम रामायण या महाभारत जैसे हमारे प्राचीन महाकाव्यों को पढ़ते हैं, तो अक्सर हम उन्हें महज एक पौराणिक कथा या आध्यात्मिक ग्रंथ मान लेते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन संस्कृत श्लोकों के ठीक भीतर हमारी दुनिया का एक बेहद विस्तृत और सटीक भौगोलिक नक्शा छिपा हो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी प्राचीन भौगोलिक रहस्य की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे इन ग्रंथों में हमारी पृथ्वी को डिफाइन किया गया है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। अंटार्कटिका और नॉर्दर्न लाइट्स का पहला नक्शा आखिर कब बना था? आधुनिक इतिहास तो यही कहता है कि पश्चिमी खोजकर्ताओं ने 18वीं सदी के आसपास दुनिया के इन सुदूर हिस्सों की खोज की थी। लेकिन अगर इन बेहद दुर्गम बर्फीले क्षेत्रों और आकाश में चमकने वाली उन रहस्यमय रोशनियों का जिक्र हजारों साल पहले रचे गए ग्रंथों में मिलता हो तो क्या ये हमारे इतिहास को देखने का पूरा नजरिया नहीं बदल देगा? बिल्कुल बदलेगा, और यही आज का हमारा मेन फोकस है। तो इस रहस्य को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। एक प्राचीन वैश्विक खोज। 2 चारों दिशाओं का मानचित्रण। 3 तिरुपति का अपवाद। 4 7 महाद्वीप और महासागर। और 5 प्राचीन दृष्टिकोण को समझना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, एक प्राचीन वैश्विक खोज, या कहें सुग्रीव का विश्वव्यापी मिशन। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का ये कोट देखिए। माता सीता की खोज की योजना बन रही है, और ये श्लोक शानदार ढंग से दिखाता है कि सुग्रीव यहाँ सिर्फ एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद कुशल मिलिट्री कमांडर की तरह काम कर रहे हैं। वे अपनी सेना को बस यूं ही आसपास के जंगलों में नहीं भटका रहे थे, बल्कि एक प्रॉपर, सटीक और ग्लोबल मिशन की ब्रीफिंग दे रहे थे। जरा इस सर्च ऑपरेशन का स्केल देखिए। वानर सेना को पृथ्वी की चारों दिशाओं में भेजा गया। इन टीमों में हनुमान जी, जांबवान और अंगद जैसे महान नायक शामिल थे। पर जो चीज वाकई हैरान करती है, वो है सुग्रीव द्वारा दिया गया विशिष्ट पर्वतों, नदियों और महासागरों का एकदम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। और तो और वो अपनी सेना को स्पष्ट बताते हैं कि भाई एक निश्चित सीमा के बाद अज्ञात भूमि शुरू हो जाती है, जहां जाना मुमकिन नहीं है। मतलब उन्हें अपनी भौगोलिक जानकारी की सीमाओं का भी पूरा आइडिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, चारों दिशाओं का मानचित्रण और प्राचीन विश्व के प्रमुख स्थान। अब ये वाला हिस्सा बड़ा दिलचस्प है। ग्रंथों में एक ऐसे उत्तरी क्षेत्र का जिक्र है जहां ना तो सूरज चमकता है, न ही चांद तारे दिखते हैं, फिर भी आसमान में एक दिव्य आभा या रोशनी प्रकट होती है। इसकी तुलना अगर हम आज के ज्ञान से करें, तो क्या ये आर्कटिक सर्कल के ध्रुवीय अंधकार और वहां दिखाई देने वाली ऑरोरा बोरेलिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स का एकदम सटीक डिस्क्रिप्शन नहीं है? ये समानता वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। इसी के साथ सुग्रीव अपने उत्तर की ओर जाने वाली सेना को एक बड़ी ही सख्त वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं कि एक लिमिट के बाद उत्तर की ओर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहां से वापस लौटना असंभव है। आज के कई मॉडर्न जानकार इसे हिमयुग यानी आइस एज की खतरनाक परिस्थितियों या परमाफ्रॉस्ट और टुंड्रा जैसे भयंकर बर्फीले क्षेत्रों का रेफरेंस मानते हैं। पूर्व और पश्चिम का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ग्रंथों में उदय पर्वत यानी जहां से सूर्य उगता है और अस्त पर्वत जहां सूर्य अस्त होता है, उसका जिक्र है। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो कई आधुनिक विश्लेषक उदय पर्वत को सीधे दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला से और अस्त पर्वत को यूरोप के आल्प्स पर्वतमाला से जोड़कर देखते हैं। अगर भारत को केंद्र में रखें तो जियोग्राफिकली ये पर्वत श्रृंखलाएं दुनिया की पूर्वी और पश्चिमी छोर ही तो लगती हैं। और जब बात दक्षिण दिशा की आती है, तो रूट सिर्फ लंका पर खत्म नहीं होता। कावेरी नदी, मलय पर्वत और समुद्र में अगस्त्य मुनि के महेंद्र पर्वत से होते हुए ग्रंथों में आगे एक विशाल 100 योजन लंबे द्वीप का उल्लेख है, यमपुरी, जो इंसानों के लिए दुर्गम है। आज के समय में बहुत से लोग इस दुर्गम बर्फीले भूभाग को सीधे तौर पर अंटार्कटिका महाद्वीप से जोड़ते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, तिरुपति का अपवाद, जो इस पूरी प्लानिंग में एक बड़ा ही दिलचस्प और पौराणिक मोड़ है। देखिए, सुग्रीव ने दक्षिण जाने वाले वानरों को एक बड़ी ही अजीब हिदायत दी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भूल कर भी तिरुपति मत जाना। क्यों?
क्योंकि ग्रंथों के अनुसार वहां जाते ही सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है। अब सुग्रीव को टेंशन ये थी कि अगर वानरों को मोक्ष मिल गया तो माता सीता को ढूंढने का मिशन तो वहीं धरा का धरा रह जाएगा ना। ये एक कमाल का उदाहरण है कि कैसे इन ग्रंथों में एक तरफ सटीक भूगोल है तो दूसरी तरफ गहरी आध्यात्मिक मान्यताएं भी। चलिए अब अपने चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, 7 महाद्वीप और महासागर यानी हमारी पौराणिक पृथ्वी। रामायण से आगे निकलकर अगर हम महाभारत की बात करें तो कुरुक्षेत्र युद्ध से ठीक पहले नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र ने पृथ्वी की स्थलाकृति के बारे में पूछा था। तब महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी और इसी दिव्य दृष्टि से संजय ने पूरी पृथ्वी का वर्णन किया। आप कह सकते हैं कि ये प्राचीन काल का एक वर्चुअल ग्लोबल मैप था जो एक नेत्रहीन राजा के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। और ये मैप कोई छोटा मोटा नहीं था। पुराणों में पूरी पृथ्वी को 7 द्वीपों में बांटा गया है। कई आधुनिक विद्वान इन पौराणिक द्वीपों की तुलना आज के 7 महाद्वीपों से करते हैं। जैसे जम्बू द्वीप को एशिया माना जाता है, प्लक्ष को दक्षिण अमेरिका, शाक को यूरोप, कुश को ओशिनिया, क्रॉन्च को अफ्रीका, शाल्मलीक को अंटार्कटिका और पुष्कर को उत्तरी अमेरिका। ये क्लासिफिकेशन आज के मॉडर्न भूगोल के कितना करीब है ना। सिर्फ जमीन ही नहीं, पुराणों में 7 महान महासागरों का भी जिक्र है जिन्हें सप्त सिंधु कहा गया। इनके नाम बड़े ही रोचक हैं। लवण यानी नमक का सागर, इक्षु यानी गन्ने का रस, दधि, दुग्ध, जल, सुरा और सर्प। माना कि सुनने में ये नाम थोड़े पोएटिक या सिंबॉलिक लगते हैं, लेकिन असल में ये पृथ्वी को 7 लैंडमास और 7 वाटर बॉडीज में बांटने की एक बहुत ही सुव्यवस्थित प्राचीन समझ को दिखाता है। तो फाइनली आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, प्राचीन दृष्टिकोण को समझना। क्या ये महज एक पौराणिक कथा है या आद्य इतिहास का कोई भूला हुआ पन्ना? अब यहाँ 2 अलग-अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ वो स्थापित अकेडमिक सोच है जो मानती है कि असली वैश्विक खोजें 18वीं सदी में यूरोपियंस ने की। वहीं दूसरी ओर हमारे पास ये प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये हजारों साल पहले ही इन ग्लोबल लोकेशंस का सटीक वर्णन कर रहे थे। आज इंटरनेट पर ब्लॉगर्स और पॉडकास्टर्स के बीच ये एक बड़ी बहस का विषय है कि असली भौगोलिक खोज आखिर किसने और कब की थी। इस डिबेट में एक बहुत ही फेमस सबूत बार बार सामने आता है, 1513 ईस्वी का तुर्की का पीरी रीस मानचित्र। इस नक्शे की सबसे खास बात यह है कि इसमें अंटार्कटिका को उसकी ऑफिशियल यूरोपीय खोज से बहुत पहले ही एकदम एक्यूरेट दिखा दिया गया था। इसे बनाने वाले एडमिरल पीरी रीस ने खुद कहा था कि उन्होंने बहुत पुराने नक्शों को आधार बनाया था। इससे कई लोग ये मानते हैं कि शायद प्राचीन काल में पूरी दुनिया का एक विस्तृत मानचित्र मौजूद था जो वक्त के साथ कहीं खो गया। और बात सिर्फ नक्शों की नहीं है, इन ग्रंथों में मिलने वाले बायोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल डिटेल्स भी दिमाग घुमा देने वाले हैं। विशाल जीव जंतुओं और वनस्पतियों का जिक्र तो है ही, साथ ही इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के जनजातियों द्वारा कानों को खींचकर लंबा करने जैसे कस्टम्स का भी वर्णन है। और सबसे चौंकाने वाली बात, केवल दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले खून चूसने वाले वैम्पायर बैट्स। भारतीय उपमहाद्वीप से इतनी दूर की इन बारीक जानकारियों का प्राचीन ग्रंथों में मिलना वाकई एक मिस्ट्री है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना मॉडर्न नेविगेशन के, बिना सैटेलाइट के इतनी सटीक भौगोलिक चेतना आई कहाँ से? क्या ये एंशिएंट ट्रेड रूट्स का कमाल था, या फिर बड़े पैमाने पर हुए फिजिकल एक्सप्लोरेशन का, या फिर जैसा कि कई विद्वान मानते हैं कि ये हमारे ऋषियों की उस गहन आंतरिक आध्यात्मिक दृष्टि का रिजल्ट था जिससे वे एक ही जगह बैठकर पूरे ब्रह्मांड को देख सकते थे। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या ये श्लोक सच में किसी ऐसे ऐतिहासिक अन्वेषण का हिस्सा है जिसे हम भूल चुके हैं? क्या ये ध्यान से प्राप्त होने वाले उस असीम आंतरिक ज्ञान का सबूत है, या फिर ये महज एक शानदार पौराणिक कल्पना है? रीजन चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, इन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दर्ज दुनिया का नजरिया हमारी आज की सोच से कहीं ज्यादा विशाल है। हमारे साथ इस विषय को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।